Hello dear students, how are you? Today I am going to explain SS Standard 6 Chapter 6 Maurya Age, चंद्रगुप्ता एंड एम्परर अशोका। आगे की वीडियो में हमने ये चैप्टर के बारे में लर्न किया था। अबाउट चंद्रगुप्ता के बारे में लर्न किया था। ये वीडियो के अंदर हम एम्परर अशोका के बारे में लर्न करेंगे, जो फाउंडर ऑफ मौर्य डायनास्टी। ये मौर्य डायनास्टी का फाउंडर ही था, शासक था। एम्परर अशोका 273 BC to 232 BC. After the death of Father Bindusar, Ashoka had a clashes with his elder brother Sushim and half-brother. Thus, he came to power, but his coronation was done after 4 years in पाटलिपुत्र। तो उसके पिता बिंदुसार के देहांत के बाद अशोका और उसके जो भाई थे, एल्डर ब्रदर सुशीम और स्टेप ब्रदर थे, उसके साथ संघर्ष हो गया था। और राज्याभिषेक के बाद 4 ईयर के बाद वो राजधानी पाटलिपुत्र में अशोका का राज्याभिषेक हुआ था। आफ्टर द कोरोनेशन अशोका increased the royal inheritance and inherited from his father. According to his stone inscriptions, his empire extended from Kandahar and Peshawar on the northwestern border to Nepal in northern India, up to Mysore in the south, Gujarat, Saurashtra in the west, Magadh in east and कलिंगा प्रेजेंट डे ओडिशा में। तो राज्याभिषेक होने के बाद अशोका को पिता की ओर से, अपने पिताजी की ओर से वारसा में जो मिला था, उसमें से भी उसने अपने राज्य का विस्तार बढ़ाया था। उनके शिलालेख में से ये पता चलता है कि उनका साम्राज्य कंधार से लेकर पेशावर, उत्तर भारत में नेपाल तक था, दक्षिण में मैसूर तक था, पश्चिम में गुजरात सौराष्ट्र, पूर्व में मगध और कलिंग में उनका राज्य विस्तार हुआ था। बैटल ऑफ कलिंगा एंड अशोकाज रिवर्सल्स हार्ड चेंज। तो कलिंगा के युद्ध के बाद अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ वो हम यहाँ देखेंगे। कलिंगा सिचुएटेड इन द नेबरहुड ऑफ मगध was a part of Magad Empire at the time of Nand kings. But after establishment of Maurya Empire, it became independent. Ashoka, who wished to make Kalinga a part of the Magad Empire again, declared war on King Jayant of Kalinga. In the 8th years of his coronation, Ashoka was victorious in this war. तो मगध की पड़ोस में कलिंग आया हुआ था, कलिंग स्टेट था। वो उस समय नंद राजाओं के समय में वो मगध साम्राज्य का एक पार्ट ही था। पर मौर्य शासन में कलिंगा इंडिपेंडेंट हो गया था। तो अशोक ये चाहता था कि कलिंग वापिस मगध का साम्राज्य बन जाए, मगध का हिस्सा बन जाए। इसीलिए अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद कलिंग पे युद्ध करने का सोचा और कलिंग के राजा जयंत के साथ सामने उसने युद्ध जाहिर किया। और ये युद्ध में कलिंग के साथ युद्ध में अशोक विजयी हुए। After achieving victory in the war, Ashoka saw gloom and sorrow everywhere in the battlefield as well as in the city, seeing loss of life and property in the war and crying women and children
His joy over victory of Kalinga was lost. His peace of mind was lost. Asoka's heart was filled with feeling of remorse and regret over the war. He understood the futility of war and Kalinga was became the final war of his life. Buddhist monk Upgupta taught him to renounce his weapons and take up the scripture. By adopting Buddhism, Asoka became a religious man from a diplomatic man. तो कलिंगा के युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद अशोक ने सोचा कि चलो मैं युद्ध भूमि में घूम के आता हूँ, और वो युद्ध भूमि में गया, नगर में घूमने लगा तो उसने देखा चारों ओर दुख और शोक का माहौल छाया हुआ था। युद्ध में बहुत सारी खुमारी हुई थी, बहुत सारा नुकसान हुआ था, बच्चे और स्त्रियां रो रही थी, और ये देख के अशोक का हृदय में बहुत पश्चाताप हुआ, दुख हुआ। अशोक को बहुत दुख हुआ और वो पश्चाताप महसूस करने लगा, वो दुख महसूस करने लगा, और उसको पता चला कि ये युद्ध निरर्थक था। और कलिंग के युद्ध से उसका जीवन में परिवर्तन आया और यह युद्ध उसका अंतिम युद्ध बन गया। और कलिंगी के युद्ध के बाद उसने कभी भी युद्ध न करने की ठान ली। उसने बहुत साधु उपगुप्ता के उपदेश से अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया और शास्त्रों का शरण लिया। बौद्ध धर्म अंगीकार किया। अशोक ने बौद्ध धर्म का अंगीकार किया और अशोक राजद्वारी में से धर्मानुरागी बन गया। तो वो जो राजपुरुष थे उसमें से वो धर्म पुरुष बन गए। तो इस तरह से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। सबका दुख वो देख नहीं सका और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर who tried to convey his message to the people through his inscriptions. Language of most of Ashoka's inscriptions is Prakrit and script is Brahmini. तो अशोका वो पहला शासक था जिसने शिलालेखों से अपना संदेश प्रजा तक पहुंचाना चाहा। उसने प्रयत्न किया कि मुझे जो कहना है वो मेरे प्रजा तक पहुंच जाए, इसीलिए उसने शिलालेख बनवाए। और वो शिलालेख प्राकृत लैंग्वेज में बनाया हुआ था और उसकी लिपि ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी लिपि। मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया हैव डेवलप्ड फ्रॉम ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। हियर यू कैन सी द लेटर ए इन डिफरेंट स्क्रिप्ट। तो ये लेटर ए इसकी स्क्रिप्ट ब्राह्मणी लिपि में से आती है। अभी हम जो मॉडर्न स्क्रिप्ट रेडी करते हैं वो भी ये ब्राह्मणी लिपि में से ही रेडी करते हैं। तो ये त्र है, त्र प्रारंभिक ब्राह्मणी, देवनागरी, हिंदी, ये है बांग्ला, मलयालम और तमिल। तो ये ब्राह्मणी लिपि की स्क्रिप्ट है। Ashoka's inscriptions written in Prakrit language has been found on the way to Damodar Kund near Girnar mountain in Junagadh, Gujarat. These inscriptions contain article of 3 kings. This article is from King Mahakshatrap Rudradama. This article give detail Sudarshan Lake constructed by Governor Pushyagupta, who was governor at the time of Maurya king Chandragupta. Canals made for irrigation by Yavanraj, who was the governor at the time of Ashoka. तो गुजरात में जूनागढ़ के पास गिरनार पर्वत है, वहाँ पे दामोदर कुंड है, वहाँ से अशोक की शिलालेख मिली थी जो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई थी। ये शिलालेख 3 राजवीयों की लेख है और ये लेख राजा महाक्षत्रप
रुद्रदामा का था। ये जो शिलालेख थे उसमें मौर्य राजा चंद्रगुप्त के राष्ट्रीय पुष्यगुप्त, जो उसके गवर्नर थे, चंद्रगुप्त के गवर्नर कौन थे? पुष्यगुप्त, उसका निर्माण किया हुआ सुदर्शन लेक था। वहाँ अशोक राष्ट्रीय यवनराज की जो सिंचाई थी, नहरें थी, उसके बारे में उसमें माहिती प्रदान की गई थी। Study map 6.2 to obtain more information about the places where Ashoka's inscriptions have been found. तो जो भी स्थल थे जहाँ से अशोक की इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख मिली हुई थी, उसकी माहिती 6.2 के ऊपर जो मैप दिया है उसके अंदर दी गई है। अशोका एज एन apostle. Ashoka traveled to the Buddhist pilgrimage across the country. He propagated Buddhism during his yatra. Ashoka drew inscription from teaching of Gautam Buddha and showed the path of Dhamma to his people. He engraved inscription and pillar article at various places in his empire. To solve the problem of that time, Ashoka set up a religious department. Dhamma Mahapatra appointed as the head of this department, propagate Buddhism among the people and work to raise their moral standard. तो अशोक ने देश भर में, पूरे देश में बौद्ध धर्म के जितने भी तीर्थ स्थान थे उनकी यात्रा की। वो यात्रा के दरमियान उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रेरणा लेके प्रजा को धम्म का मार्ग दिखाया। साम्राज्य में ठेर ठेर शिलालेखों और स्तंभ को बनाए गए। उस समय की जो भी समस्या थी उसका उकेल लाने में अशोक ने राज्य में धर्म खाता की रचना की थी और ये जो धर्म खाता बनाया था उसमें जो निम्नुक्त किए थे वो धम्म महापात्र नाम से अधिकारी प्रजा में बौद्ध धर्म के प्रचार कर रहे थे। अशोक बैंड हंटिंग इन हिज स्टेट टू स्टॉप एनिमल वायोलेंस। अशोक ने डिक्लेयर किया कि राज्य में कोई भी शिकार करेगा नहीं, कोई भी जो एनिमल थे उनका कोई हंटिंग करेगा नहीं। तो अशोक ने पशु हिंसा को बंद करवाई। Along with the sermons, some useful sayings were also engraved in the inscriptions. तो गौतम बुद्ध के प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, सदाचार, अनुकंपा जैसे जो सिद्धांत थे वो सिद्धांत पे अशोक ने प्रचार किया और वो सिद्धांत को अपनाने का प्रजा को अनुमोद किया। उपदेश के साथ साथ उन्होंने कितनी सारी लोक उपयोगी बातें भी की थी। अशोकास मैसेज फॉर द पीपल। अशोका ने पीपल को कुछ मैसेज दिए थे। ओबे योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, डू नॉट किल द एनिमल्स, spend as little as possible, serve the guru, to be kind to women and servant, to give donation to Brahmins and monks, respect and try to understand principles of other religions। तो ये मैसेज अशोक ने अपनी प्रजा को दिया था कि सबसे पहला है अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, वडीलों का आदर करना, पशुओं का वध नहीं करना है,
हो सके इतना खर्चा कम करना है। गुरु की सेवा करना, स्त्रियां और जो सर्वेंट लोग हैं, नौकर है, उनके साथ अच्छा सा व्यवहार रखना, ब्राह्मण और श्रमणों को दान देना, साधु संतों को दान देना और अन्य धर्म का मुख्य सिद्धांत समझने के लिए उसका आदर भी करने को कहा है। तो इस तरह से जो अशोक का मैसेज है वो हमें भी अपनाना चाहिए। In the year 251 BC, Ashoka convened third Buddhist conference in Mogliputra, Tishya in Patliputra. The objective of this conference was to establish religious unity for removing religious difference which had raised. Ashoka propagated Buddhism in India, state of Kashmir, Gandhar, Chola, Pandya and Kerala. Emperor Ashoka sent missionary board to Myanmar, Ceylon, Syria, Egypt, Macedonia, etc. Ashoka sent his son Mahendra and daughter Sanghmitra to Ceylon to preach Buddhism. Thus, during his reign, Ashoka granted royalty to Buddhism. In addition to preaching, Ashoka also performed public welfare work. He arranged for treatment of human and animals. He got wells dug, planted trees, built roads and built rest rooms. Because of his quality and deeds, Ashoka is regarded as one of the greatest rulers in the history. Emperor Ashoka died in 232 BC. He ruled for 36 years. तो अशोका ने ईस्वीसन पूर्व 251 में पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र के अध्यक्ष पद में बहुत कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और वो कॉन्फ्रेंस का मुख्य हेतु था कि बौद्ध धर्म में जो मतांतर खड़े होते थे, जिसमें धार्मिक एकता नहीं होती थी, वो धार्मिक एकता को स्थापित करना था। अशोक ने भारत में कश्मीर, गांधार, चौल, पांड्या, केरल राज्यों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। सम्राट अशोक ने ब्रह्मदेश, सीलोन, सीरिया, इजिप्ट, मैसेडोनिया ऐसे देशों में भी धर्म प्रचार और धर्म प्रचारक मंडलों की स्थापना की थी और वहाँ पे धर्म प्रचारक को भेजा था। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा थे। अशोक ने अपनी पुत्र और पुत्री दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए सीलोन भेजा। इस तरह से अशोक ने अपने शासन में बौद्ध धर्म की स्थापना की। अशोक के धर्म प्रचार और प्रजा कल्याण के कार्यों भी किए थे और अशोक ने धर्म प्रचार तो किया ही था, पर उसके साथ प्रजा का कल्याण हो ऐसे भी कार्य किए थे। अशोक ने मानव और पशु की सारवार की व्यवस्था की थी और बहुत जगह पे वृक्षारोपण करवाया था। फिर पानी के लिए पानी की व्यवस्था की थी, जलाशय बनवाए थे, रास्ते बनवाए थे और विश्राम गृह भी बनवाए थे। अशोक के गुण और कार्य पूरे इतिहास में आज भी जाने जाते हैं। ईस्वीसन पूर्व 232 में सम्राट अशोक का देहांत हुआ था। एम्परर अशोक ने 36 ईयर्स तक अपना शासन किया था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य इरा। तो मौर्य युग का वहीवटी तंत्र कैसा था? चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश्ड अ लार्ज एम्पायर. इट वाज एक्सपेंड बाय एम्परर अशोका. चंद्रगुप्ता's chief minister and sharp politicians Vishnugupta, Chanakya,
divided large Maurya empire for well organized administration. During this time there were 3 sections of the administration. तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था और उसका विस्तार सम्राट अशोक ने किया था। तो मौर्य साम्राज्य का वहीवट अच्छे से चलता था और इसका आयोजन करने में चंद्रगुप्त के जो मुख्यमंत्री और राजनीतिज्ञ थे विष्णुगुप्ता यानी कि चाणक्य थे, उसके द्वारा किया गया था। और उस समय में वहीवटी तंत्र के 3 डिपार्टमेंट थे, 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य एज सेंट्रल, प्रोविजनल અને रीजियन लोकल। तो मौर्य युग के 3 पार्ट कौन से थे? तो केंद्रीय थे, प्रोविजनल प्रांतीय और रीजियनल એટલે प्रादेशिक थे, स्थानिक, लोकल यानी स्थानिक। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, तो केंद्रीय वहीवटी तंत्र कैसा था? एम्परर वॉज एट द सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ही वॉज हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट ऑफ द एम्पायर। His position was hereditary. Patliputra and areas around it were under the direct control of the emperor. He managed administration with the help of minister and higher official. Chanakya has told about 18 departments, out of which main department and their heads are as a follow. तो सम्राट के शासन व्यवस्था केंद्र स्थान पे था। साम्राज्य का वहीवटी, लश्करी और न्याय तंत्र के हेड होते थे और ये वंश परंपरागत चलता था। वंश परंपरागत जो हेड होता था उसकी देहांत हो जाता तो उसके बाद उसके वारस में उसका जो भी कोई होता है वो हेड बनता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के प्रदेश सम्राट के अंकुश में होते थे। मंत्री और उच्च अधिकारी की मदद से ये वहीवट होता था। चाणक्य ने कुल 18 डिपार्टमेंट बनाए थे, जिसमें से ये नीचे जो डिपार्टमेंट दिए गए 6 डिपार्टमेंट वो मेन होते थे। तो डिपार्टमेंट सबसे पहला था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, दूसरा था मिलिट्री डिपार्टमेंट, जुडिशियली डिपार्टमेंट, ट्रेड डिपार्टमेंट, ऑफिशियली रिपोजिटरी डिपार्टमेंट અને रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट थे उसके हेड थे शीताध्यक्ष, सेनानी, प्रदेशी तंत्री, पाण्याध्यक्ष, महाअक्षपटल અને मुद्रा अध्यक्ष। तो ये उसके हेड होते थे। खेती विभाग, खेती होती है ना, एग्रीकल्चर यानी खेती, मिलिट्री यानी आर्मी, जुडिशियल એટલે न्याय खातु, न्यायतंत्र। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे। प्रोविजनली एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, द ह्यूज मौर्य एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 5 सेक्शन। हेड ऑफ द प्रोविंस was the governor. Usually the prince was appointed at this post. Governor's task in the province was to maintain peace and security, collect revenue, to get the order of the king obeyed, and keeping the emperor consulting aware of the event taking place in the province. तो प्रांतीय वहीवटी तंत्र, दूसरा था प्रांतीय वहीवटी तंत्र। तो उसको भी 5 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था और जो हेड होता था उसको गवर्नर कहा जाता था और उसमें
जो प्रिंस होते थे, राजकुमार होते थे, उनकी नियुक्ति की जाती थी और राज्य में शांति की व्यवस्था की जाळवनी करना उनका मुख्य उद्देश्य होता था। करवेरा लेना और जो राजा होते थे उनका आदेश का पालन करना, ये मुख्य बाबत इसमें होती थी। रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन for the sake of administrative as any provinces was divided into district, local and storage taluka. District officer worked at the district level while officer or provinces was called provincially. The smallest unit of administration was the village. Its head was called Gramin. Gramin used to run the administration of the village with the help of the elect member of village. तो प्रादेशिक वहीवटी तंत्र, लोकल वहीवटी तंत्र, तो वहीवट अच्छे से कर सके इसीलिए पूरे राज्य को अलग अलग प्रांत में डिवाइड किया जाता था। अभी भी हमारे यहाँ इंडिया में इस तरह से ही चलता है। हमारी राज्य व्यवस्था भी मौर्य राज्य व्यवस्था जैसी ही है। तो जिला, फिर तालुका, इस तरह से सब डिवाइड किया जाता था। सक्सेसर एम्परर अशोका एंड फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी और मौर्य वंश का पतन कैसे हुआ। Regarding Emperor Ashoka's successors, we find different information in Brahmin, Jain and Buddhist texts. According to the information given in Purans, total 9 to 10 kings of Maurya dynasty ruled for 137 years, taking advantage of the improving rules of last king of Maurya dynasty, Buddhist. His general Pushyamitra killed him on the pretext of watching military drilling. Thus, in 185 BC, Pushyamitra Sung established Sung dynasty on the throne of Magad and Maurya dynasty came to an end. तो सम्राट अशोक के देहांत के बाद उसके उत्तराधिकारी के बारे में ब्राह्मण, जैन और बौद्ध ग्रंथ में से हमें अलग अलग जानकारी प्राप्त होती है। और मौर्य वंश में कुल 9 से 10 मिलके किंग मिलके 137 ईयर तक शासन किया था। मौर्य डायनास्टी ने 737 ईयर तक अपना शासन चलाया था। उसमें लगभग 9 से 10 किंग हो गए। मौर्य वंश के अंतिम राजा थे बृहद्रथ। वो बहुत निर्बल थे, कमज़ोर थे। उसका लाभ लेके उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने लश्कर की कवायद के बहाने बुला के उनकी हत्या कर दी, उसको मार दिया। उसके सेनापति पुष्यमित्र ने ही बृहद्रथ जो मौर्य साम्राज्य के लास्ट एम्परर थे उसकी हत्या कर दी। और इसके बाद ईस्वी सन पूर्व 185 में पुष्यमित्र शुंग ने मगध गादी पे शुंग वंश की स्थापना की। तो मगध की गादी पे शुंग वंश की स्थापना ईस्वी सन पूर्व 185 में हुई और शुंग वंश की स्थापना होते ही मौर्य वंश का अंत हो गया। तो ये हुआ पूरा मौर्य एज के बारे में लेसन। और अभी यहाँ ये लेसन फिनिश होता है। थैंक यू एवरीबॉडी।